हेलो क्रेजी स्टूडेंट्स, इट्स मी आशीष। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का 2011 का सैम्पल पेपर। ठीक है, ये जो पेपर है ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है। इसी पेपर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके लिए खुशखबरी है कि आज मेरे साथ इस वीडियो में एक और लड़का है जिसका नाम है टिंकू। टिंकू, अपने बारे में बताओ। हेलो गाइस, मेरा नाम है टिंकू और मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। भैया मुझे तो हेजिटेशन हो रही है, आप ही बता दो। हेजिटेशन हो रही है? चल ठीक है। ओके सर, ये जो मेरे साथ में स्टूडेंट है इसका नाम है टिंकू और आप ही की तरह ये एक स्टूडेंट है, बट मैं इसे प्यार से मिस्टर डाउट भी बुलाता हूँ। मिस्टर डाउट इसलिए क्योंकि यार इसके काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं आज ये भी आप लोगों के साथ ही पढ़ेगा। ओके, सो शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास है हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यार हमें दिया हुआ यदि दो प्रतिरोध समांतर जुड़े हुए हैं तब इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। अब बात आती है भैया प्रतिरोध क्या होता है। भैया प्रतिरोध क्या होता है? अरे भैया ये तो तुम हिंदी में करवा रहे हो, मैं तो सीबीएसई में पढ़ा 12th क्लास में। अरे तो क्या दिक्कत होगी, सांस तो ले ले यार, तो बालक सामने बैठा उसे भी पढ़ लेंगे। हाँ जी, तो देखो प्रतिरोध मतलब होता है रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर। अच्छा जी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यदि दो रजिस्टर समानता जुड़े मतलब एक साथ ऊपर नीचे जुड़े हुए हो तब इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन हमारे से कह रहा है सपोज एक रजिस्टर हमने इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है, दूसरा रजिस्टर हम इस तरीके से जोड़ रहे हैं, यानी कि प्रतिरोध जो हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर हो गया हमारा R1, यहाँ पर हो गया हमारा R2। तो हमारा जो रिजल्टेंट निकलेगा, वो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो हमारा क्या होगा। सो रिजल्टेंट रजिस्टर या फिर रिजल्टेंट प्रतिरोध जो हमारा निकलेगा वो हमारा क्या होगा, B, यानी कि कम होगा एक्चुअल अमाउंट से। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोटर रूपांतरित करता है, यानी कि मोटर क्या करता है, मोटर जो है उसका काम क्या होता है। ओके, सो वीडियो को पॉज करके आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। वैसे यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा मतलब होता है क्या, विद्युत ऊर्जा मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर पर जो टेबल फैन होता है या फिर जो छत वाला पंखा होता है उसको भी अगर आप स्विच ऑन करो तो वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विद्युत चुंबक किस में उपयोग होती है। विद्युत चुंबक का मतलब है यहाँ पे, विद्युत चुंबक का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो किस किस में उपयोग होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को 3-4 दे रखे हैं इन्होंने ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो जरूर से वीडियो को पॉज करके मुझे बताओ। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चीज़ जो है वैसे हमारे वो विद्युत घंटी में और डायनामो में, परंपरागत टेलीफोन में, इन सभी के अंदर हमारा जो विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो यूज़ होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है। ठीक है, अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है, ये दिशा आप लोगों को मुझे बतानी है। पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। वैसे इस पर्टिकुलर आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पृथ्वी का केंद्रीय भाग, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर मुख्य रूप से बना होता है किस चीज़ का। शीशे का, पारे का, कार्बन का, लोहे का, किस चीज़ का बना होता है। अगर जिन लोगों को नहीं पता कोर क्या होता है तो उन लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप लोगों ने अगर कभी सेब खाया हो, एप्पल खाया हो या फिर मौसमी या संतरा खाया हो तो उसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल बीच में हमें पता है बीज होते हैं, जैसे एप्पल के बीज हो गए, सेब के बीज या संतरे के बीज। इसी तरीके से हमारी जो पृथ्वी होती है उसका जो बिल्कुल सेंटर मोस्ट पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी कोर है वो जो बनी हुई होती है वो बनी होती है सी, यानी कि लोहे की। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। भैया रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होती है हमारी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, बताओ जल्दी क्या होगा। लोहे से जंग लगाना, पानी का भाप में बदलना, दूध से दही का बनना, कोयले का जलना। भैया यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, पानी का भाप में बदलना। बहुत अच्छे लाडले, बहुत अच्छे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। टिंकू का तो आंसर आ गया, अगर आप लोगों का भी आ गया तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। अम्लीय घोल की बात हो रही है, अम्लीय घोल यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन। किसकी बात हो रही है, एसिडिक सॉल्यूशन की। बता टिंकू क्या होगा आंसर इसका भैया, इसका है पता ना भैया, इसका तो क्या होगा ना पता, चल कोई बात ना। यहाँ पे देखकर हमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि आपने अगर कभी पीएच स्केल देखा हो तो इस तरीके से होगा, बीच में होता है हमारा क्या, न्यूट्रल। ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारा 1 से लेके 14 तक के। तो यहाँ पे होते हैं बीच में 7। सो 7 से जितने भी हमारे कम होते हैं उन्हीं को हम लोग अम्लीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लीय यानी कि एसिडिक। और जो 7 से ज़्यादा होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किस में भिन्न होते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ आइसोटोप क्या होते हैं, क्या होगा भाई टिंकू आइसोटोप।
भैया आइसोटोप तो वे होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहवे और एटॉमिक मास डिफरेंट रहवे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी, सो आइसोटो जो हमारे आइसोटोप होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर हमें पता है एटॉमिक मास जो है वो दिक्कत कर रहा है, तो एटॉमिक मास जो है वो दिक्कत किसकी वजह से करता है, वो करता है न्यूट्रॉन की संख्या की वजह से। क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा बना हुआ होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो दैट्स द बेसिक रीजन, वो किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन की संख्या में। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी बार बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है, इनमें से कौन सी बैटरी है जो बार बार चार्ज हो जाती है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, और टिंकू तू भी ट्राई कर। लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, उपरोक्त सभी। क्या होगा? सो यहाँ पे यार जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी और लिथियम आयन बैटरी, ये तीनों ही बैटरी हमारी जो है वो रिचार्जेबल है। ठीक है ना, यानी कि बार बार चार्ज हो सकती हैं। भैया जो हमारे घर में इन्वर्टर रह रहा है, इन्वर्टर, उस इन्वर्टर में हम लेड एसिड बैटरी यूज करें ना। बिल्कुल, लेड एसिड बैटरी जो है वो हमारे घर में यूज़ होने वाले इन्वर्टर में भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। एक प्रवर्धक यंत्र यानी कि एम्पलीफायर आने वाले संकेत पर कौन सा कार्य करता है। एक एम्पलीफायर क्या करता है। भैया एम्पलीफायर तो वो करे, क्या नाम है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा। बहुत अच्छे, किसको करता है, क्या करता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयाम को बढ़ाता है। अगर आप लोगों के भी आंसर आ रहे तो कमेंट में बता दो। ये टिंकू तो आज घने तेज हो रहा है, ठीक है, बार बार आंसर सही दे रहा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग हमारे होते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। ओके सर, यहाँ पे जो हमारा विटामिन सी की कमी से होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कर्वी। कौन सा होता है, स्कर्वी। बाकी जो हमारे ये तीनों दिए हुए हैं, रतौंधी जो है ये होता है विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी जो है वो होता है विटामिन बी की कमी से, इसके बाद है हमारा ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि रैकेट्स, ये होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो पीलिया जो है यानी कि जॉन्डिस बीमारी शरीर के किस हिस्से की खराबी से होती है, वो चीज़ हमें बतानी है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है यकृत। यकृत यानी कि लीवर। तो लीवर के अंदर अगर हमारी कोई भी खराबी हो जाती है, फिर लीवर जो है, अगर हमारा जो लीवर है वो इम्प्रॉपर तरीके से यानी कि गलत तरीके से काम करना शुरू कर देता है, अगर हम गलत चीज़ें खाते हैं या फिर हमारा जो लीवर है वो डैमेज हो चुका है, जैसे हम कुछ लोग क्या करते हैं, शराब वराब पीना शुरू करते हैं, उसकी वजह से भी, या फिर और भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तब हमें पीलिया यानी कि जॉन्डिस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत क्या है। भैया 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 मैं बताऊँ। चल, अब इतनी कह रहा तो बता ही दे। भैया ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों भाई। भैया मैंने एक बार किताब में रटा था। अरे वो रटे वटे कर मत ना, समझ भी लेगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, इसका तो आ गया। अगर आपका भी आ गया आंसर तो कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर देना। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की यानी कि ग्लैंड कौन सी है। यकृत, अग्नाशय, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, कौन सी है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत और लीवर। लीवर ही हमारी जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे हमारे से पूछ रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसिप्टर है, यानी कि कोई सा भी ब्लड ग्रुप वो रिसीव कर सकता है। सो यहाँ पे जो, भैया ऑप्शन नंबर ए। अरे रुक भी जाए यार, मतलब पहले से पहले बोलना शुरू कर दिया, गलत है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए बी। ए बी जो है वो ना हमारा यूनिवर्सल रिसिप्टेंट है, और साथ ही साथ जो हमारा ऑप्शन नंबर डी इन्होंने दिया हुआ है यानी कि ब्लड ग्रुप ओ, ये जो है ये यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी ना विकी डोनर, उसी के डोनर उठा के हमने यूनिवर्सल के पीछे लगा दिया, तो यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया कुछ भी है, कुछ भी मतलब। ओके सर, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होती है। अनुपात मतलब होता है रेशियो। जिस समय से वो नीचे गिरता जा रहा है, अगर हम उसी का स्क्वायर कर दें तो वो उसके अनुपात में यानी कि उसके रेशियो में होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि भैया आप एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा और टाइम दो, तो मैं बेशक उसे दूंगा। ठीक है, अरे हाँ यार बता दियो, भैया का ऐसी है, ये एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करवा देंगे। और मैं सोच रहा हूँ भैया बेसिक से करवाऊँ। अगर तुम भी चाह रहे हो कि बेसिक से हो गए क्वेश्चन सारे, तो ना नीचे तो क्या कमेंट कर दियो, मेरे भी मजे आ जाएंगे और तब भी पढ़ते रहो। क्या क्या दिक्कत आ रही है जब पढ़े लिखे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। पता मेरा डायलॉग चुराया। चलो चलो शुरू करो। अरे चुप हो जाए यार मेरे। ओके, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन परिमाण क्या होंगे। देखो हमारे से इन्होंने बोला है 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी कि इधर की तरफ चलता है वो 8 किलोमीटर। इसके बाद वो 6 किलोमीटर चलता है उत्तर की तरफ, यानी कि इधर चलेगा 6 किलोमीटर। यहाँ चला 8, यहाँ चला है 6, और ये हमारे से पूछ रहे हैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो यार देखो अब हमें पता है यहाँ पे तो इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलता है, ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो है उसका स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में जोड़ देंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को सम करेंगे हो जाएगा 100, और 100 जो किसका स्क्वायर है वो स्क्वायर है 10 का। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा 10। कुछ लोग इसे ऐसे भी याद कर लेते हैं 8, 6 और 10 को डायरेक्ट, क्योंकि ये हमारा ट्रिपलेट भी है। ठीक है, जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, इसी तरीके से 6, 8 और 10 भी हमारे ट्रिपलेट है। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो वस्तुओं का द्रव्यमान अनुपात 1:4 है। द्रव्यमान अनुपात का मतलब है उनका मास रेशियो, क्या है, मास रेशियो। 1:4। ठीक है, और उनके आयतन समान है। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, यानी कि उनकी जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। तो उनका घनत्व का अनुपात क्या होगा। घनत्व का अनुपात, घनत्व मतलब होता है हमारी डेंसिटी। ठीक है, तो हमने 10वीं में 11वीं 12वीं में कहीं पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मज़ेदार सा, उसका नाम था डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें यार यहाँ पे इन्होंने मास का रेशियो दे रखा, तो मैं इन दोनों को किस तरीके से यूज़ करूँगा वो देखो। मैंने क्या करा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे रखूँगा मैं v अपॉन v, और यहाँ होगा मल्टीप्लाई में d1 अपॉन d2। भैया दो बार वी क्यों ले लिया तुमने। और डट तो जा मेरे यार, इन्होंने हमारे से बोला है आयतन समान है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो सेम होगी। पर भाई अगर किसी को लग रहा हो कि भैया ये रिलेशन कहाँ से आया, तो देखो यार अभी मैं आपको सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ, चाहते हो थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर दो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है। तो चलो यहाँ पे अगर मैं इस रिलेशन से देखूँ तो v से v मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे मेरा जो बचेगा वो बचेगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू d1 अपॉन d2। m1 m2 क्या है, मासेस हैं, d1 d2 क्या है, डेंसिटी है, यानी कि घनत्व है, और इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1:4। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि पावर का मात्रक है, यानी कि पावर की SI यूनिट। मैं बताऊँ भैया, मैं बताऊँ। हाँ बता। पावर के सही यूनिट होगा जूल। क्या हुआ है, जूल। बहुत तेज हो रहा था तो। ओके सर, करेक्ट आंसर जो है वो हमारा जूल। अगर आपका भी आंसर आया तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाए तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम, ये हमारे से पूछ रहे हैं कि अगर हमने सपोज पानी है, पानी को अगर हमने 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करा तो उसका आयतन क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आयतन की, तो इसका आयतन जो है ना वो थोड़ी थोड़ी क्या करता है, दिक्कत करता है। भैया दिक्कत कैसे करें, दिक्कत ऐसे करता है कि जब हम किसी भी चीज़ को 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो उसका जो आयतन है वो इनिशियली मतलब होता है शुरुआत में, तो वो शुरुआत में तो थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, और उसके बाद जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वो कम होगा और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। भैया अगर हमें पेपर में 4 डिग्री सेल्सियस याद ना रहा तो क्या करेंगे। अगर हमें पेपर में 4 डिग्री सेल्सियस याद ना रहा तो कोई दिक्कत ना, तो बस इतना याद रख कि वो जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के पे अगर गर्म किया जाए पानी को तो वो क्या हो जाता है, उसका आयतन जो है वो कम होगा, शुरुआत में कम होगा और धीरे धीरे फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे किस में से नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे मतलब होता है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स किस में से नहीं गुजर सकती, इन चारों में से, वो चीज़ हमें देखनी है। ठोस माध्यम से, तरल माध्यम से, निर्वात से, या फिर गैस माध्यम से। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वात से। निर्वात मतलब होता है वैक्यूम से। तो ध्वनि तरंगे होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, वो निर्वात से यानी कि वैक्यूम से नहीं पास आउट हो सकती, नहीं गुजर सकती। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य की तरंग v गति से चल रही हैं तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति मतलब होता है क्या, आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे से पूछ रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी का एक बहुत ही बड़ा वाला फेमस वाला रिलेशन है लैम्डा v और फ्रीक्वेंसी के बीच। क्या कि वो रिलेशन ये है कि हमारा जो लैम्डा है वो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू गति के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई यानी कि आवृत्ति गुणा गति इसके। सो अगर मुझे यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, आवृत्ति चाहिए, तो गति जो है वो इसके भाग में आ जाएगी, इसके डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी आवृत्ति निकलेगी वो होगी v अपॉन लैम्डा, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समतल दर्पण की नाभिकीय दूरी फोकल लेंथ क्या होगी। भैया समतल दर्पण क्या होगा। समतल दर्पण मतलब होता है प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर। तो हमारे से पूछ रहे हैं कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन चारों में से क्या होगी। भैया वो तो इनफाइनाइट होगा।
अच्छा इनफाइनाइट हो, क्या बात है टिंकू, तू तो कैडा हो रहा। अच्छा इनफाइनाइट को इंग्लिश ओ इनफाइनाइट को हिंदी में क्या कहना है? इनफाइनाइट को हिंदी में पता ना भैया। बे भाग देखो, इनफाइनाइट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा करेक्ट। थोड़ी सी हिंदी सुधार ले अपनी मातृभाषा में, आ जाए अंग्रेज की औलाद। चलो जी चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया तुम मेरे से ऐसा मत कहा करो, देखो मैं थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ। हाँ ठीक है चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉर्च में प्रयोग होने वाले दर्पण, यानी कि टॉर्च में प्रयोग होने वाला मिरर कौन सा है? सो यहाँ पे जो है ना तो वो अवतल है, ना ही उत्तल है, ना ही समतल है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। सामान्य तौर पर जब एक विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत संवाहक क्या हुआ भैया? हाय राम, विद्युत संवाहक मतलब होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सो हमारा जो कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टर क्या होगा? अगर सो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कोई भी हमारा संवाहक है यानी कि हमारा कंडक्टर है, अगर उसके तापमान को बढ़ा दें यानी कि उसमें वृद्धि कर दें तो उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सो उसका जो रेजिस्टर है वो भी हमारा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़ यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है? अब भैया अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर्स। ठीक है क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 3 की, 3 जो है वो हमारा एक प्राइम नंबर है, एक हमारा अभाज्य संख्या, क्योंकि वो एक तो 1 से कटेगा और एक खुद 3 से कटेगा। भैया हमें कैसे पता लगेगा कि 3 से कट रहा है उससे कट रहा है? सिंपल सी बात देखेगा, अगर मैं 3 की बात करूं, क्या 3 किसी और के टेबल में भी आवे है 3 के अलावा? ना भैया नाता। ना ना, तो बस फिर 3 जो है हमारा वो क्या हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि एक तो वो खुद के टेबल में आवे और दूसरा वो 1 से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इन चारों में से वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि हमारे से पूछा है कौन सी नहीं है। 3 भी है, 5 भी है, 2 भी है, लेकिन 4 ही एक ऐसी है जो कि हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो 4 पे टिक लगा के हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, डेट इज 5/16 को किस दशमलव के बराबर है? यानी कि इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें डिवाइड करना है, सिंपल। ठीक है, तो डिवाइड करके मुझे बताओ क्या होगा। ओए टिंकू कॉपी पेन ले ले और डिवाइड करके बता जल्दी क्या आंसर है। ठीक है भैया मैं बता रहा हूँ। जल्दी बता, और आप लोग भी एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें। भैया इसका तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा। ऑप्शन नंबर डी, हाँ तो ठीक है यार, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और तेरा टिंकू एकदम सही है, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपका कैसा रहा आंसर ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, डेट इज √2 की मल्टीप्लाई अगर √2 में करूँ तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन है भैया, बहुत ही ज़्यादा वाला। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बताने की भी जरूरत ना है शायद। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और आपको ये जोड़ी कैसे लगी ये चीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। दोस्तों मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ पढ़ के। आपको मेरे साथ पढ़ के कैसा लगा ये चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भैया ने ना इस वीडियो के लिए ना बहुत मेहनत करी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता होगा यूट्यूब पे वो कर दियो। ठीक है, अच्छा जी, राम राम।